अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। उस वक्त जब भारत के अंदर ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नताइज हम वाज़ेह तौर पर गुज़श्ता रोज़ देखते रहे और मोदी को जिस हजीमत का और जिस शिकस्त का और जिस नदामत का गुज़श्ता रोज़ भी सामना करना पड़ा, वो दुनिया भर ने ये नज़ारा देखा। और अगरचे के भारत ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद अपनी शिकस्त से निकलने के लिए प्रॉक्सी वार के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी हथकंडों की बजाय आलमी सतह के ऊपर अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी प्रोफेशनलिज्म को और अपनी सलाहियत को और अपने विजन को इस्टेब्लिश कर रहा है। और उसी की एक और सिलसिले की कड़ी जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जल्द चीन के अहम तरीन दौरे पर जा रहे हैं और कुछ हफ्ते कबल ही फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी चीन का दौरा कर चुके हैं। तो आज के शो में आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, कौन से अमूर ज़ेर गौर आएंगे और मुल्की मौशी और उसके साथ दिफाई लिहाज से चीन के साथ किन खतूत पर मज़ीद बातचीत होगी और मामलात मज़ीद चीन के साथ बेहतर बनाए जाएंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव के प्लेटफॉर्म से हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो हमारी तकसीम कार कंपनियों का बिजली के निज़ाम के ऊपर कंट्रोल है, ये ख़त्म होने वाला है और अब जो हमारे कमर्शियल या सनती सार्फिन है वो एक नए सिस्टम के तहत बिडिंग का हिस्सा बन के बिजली खरीद सकेंगे। अल्टीमेटली ये पूरा जो मैकेनिज़्म था ये अप्रूव हो गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके बेनिफिट्स इस पावर सेक्टर पर और मौशी शोबे में क्या होंगे, इस पर भी आज की शो में बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी तमाम तर तवज्जो 5 अगस्त पर इस वक्त मरकूज़ है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 5 अगस्त का दिन हुकूमत के सियासी तबूत में आखिरी कील साबित होगा, लेकिन 5 अगस्त की तहरीक को कामयाब बनाने और बानी पीटीए को अडयाला जेल से बाहर निकालने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने भी कई डेडलाइंस दी। इवन उन्होंने कहा कि 90 दिन में अगर वो बानी पीटीए को बाहर ना ला सके तो सियासत ही छोड़ देंगे। लेकिन जो एक मोमेंटम बनना था एहतजाजी तहरीक का, क्या वो बन पाया? क्या बानी पीटीआई समेत उनका जो उनका एक्स का जो उनकी पोस्ट आ रही है उसके साथ अली गंडापुर की जो इल्ज़ामात और जो दोबारा पाक फौज के खिलाफ जो जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पसे पर्दा वजूहात क्या हैं, सियासी मकासद क्या हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर शहीद होना चाहती है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, पाकिस्तान ने दुनिया को हर लिहाज से बड़ा सरप्राइज़ दिया है और दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों को, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को मान रही है। अमेरिका के साथ आपने अपने डिफेंस के साथ साथ अपने मौशी तिजारती मामलात को बेहतर बनाया है, वहीं पर अब चीन के ऊपर आजकल फोकस है। पहले फील्ड मार्शल ने सईद आसिम मुनीर साहब ने विजिट किया चाइना का, अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अहम तरीन दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे की वजह क्या है, मुमकिन तौर के ऊपर क्या मामलात ज़ेर गौर आएंगे और मौशी और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस दौरे को कितनी अहमियत की निगाह से देख रहे हैं आप? भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव और बड़ा लोडेड क्वेश्चन है आपका, इस लिहाज से कि इसमें काफ़ी चीज़ें हमें अगर उन पे बात ना की जाए तो उसका जवाब जो है ना पूरा नहीं होता। उसकी मेन वजह यह है कि ये जो हमारी काइनेटिक लड़ाई हुई 4 दिन की इंडिया के साथ, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पहला दौरा है चाइना की तरफ। और कल ही वहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट में बहुत खौफनाक डिबेट हुई है जिसमें राहुल गांधी ने, प्रियंका ने बहुत ज़्यादा टेक ऑन किया है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को और मोदी गवर्नमेंट को। और उन्होंने कहा है कि जी 29 बार ट्रंप ने कहा है कि जी ये मैंने सीज फायर करवाया है और ये इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे करवाया मैंने, ठीक है ना जी। तो इसका जवाब दें। राफेल के पिक्चर्स बता रहे थे कि और कुछ जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने राफेल के जो पंजाब के लीडर थे सिख भाई, उन्होंने पिक्चर भी लहराई कि ये राफेल जो है यहाँ पे हमारी ज़मीनों में गिरा है, ये पिक्चर मैं लेके आऊँ। तो ये कह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि अगर ये कहते हैं कि कोई राफेल वगैरह नहीं गिरा तो जो 35 राफेल हैं हमारे पास, ये ज़रा गिन के दिखाएं। उसमें से तो 5 गायब हैं क्योंकि वो तबाह हो गए हैं और उनके जो पायलट थे वो भी उनके मारे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो आए बाएं शाएं करते रहे और वहाँ पे कोई ख़ास जवाब नहीं दे सके। राहुल गांधी ने बड़ी लोडेड किस्म की तकरीर की वहाँ पे, प्रियंका गांधी ने बड़ा टेक ऑन किया उनको, लेकिन वो वहाँ पे मोदी जो है उनको सेटिस्फाई नहीं कर सका। अब ये देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान का जो है वो कितना ऊपर जो है ना मुराल जा चुका हुआ है। तो दुनिया ने तस्लीम किया है
अब उसके फ़ौरन बाद जो है पाकिस्तान ईरान भी गया, अज़रबैजान भी गया, और भी मुस्लिम ममालिक में तुर्की भी गया, और फिर यूएस में भी गए हैं हमारे फील्ड मार्शल। तो उसके बाद फील्ड मार्शल ने चाइना का चक्कर लगाया। ओके। तो फिर वहाँ से जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें आयरन क्लैड ब्रदर्स का नाम दिया गया कि जो मर्जी हो जाए, हम बहुत बड़े जो है ना आपस में हैं। तो कहने का मतलब ये है भट्टी साहब कि अब जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी, ठीक है ना। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ए फातेह जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। तो उनका जो है ना इस वक्त जो है वहाँ पे उनका बड़ा इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं वहाँ पे। और वहाँ पे होना क्या है, वहाँ पे CPEC-2 जो है, जो B2B बेसिस पे है मोस्टली, जिसमें काफ़ी से ज़्यादा जो है ना 2 दर्जन या 3 दर्जन के करीब जो है ना 2 से 3 दर्जन के करीब जो है ना वो MOU साइन होंगे, ठीक है। और उसमें तो MLN-1 की अपग्रेडेशन है, जो हमारा जो कराकोरम हाईवे है उसके लिहाज से है, कुछ होंगी, एग्रीकल्चर है, हाई टेक है, AI है, अच्छा, ठीक है ना। इसमें बल्कि सो मच सो के हवाई ने, जो उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने कहा कि 2 लाख पाकिस्तानी बच्चों को, यंग यूथ को हम जो है ना ट्रेनिंग देंगे AI में, ठीक है ना। और जो है दूसरी जो कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ों में, और ख़ासकर वो प्रोजेक्ट्स जिनको वो डील कर रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज पे, टैक्सेशन के हवाले से ये उनको काम आएंगे। और फिर दूसरा है कि जो सेफ्टी के जो प्रोजेक्ट होते हैं, सिटी सेफ्टी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उसके हवाले से भी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कोऑपरेशन होने जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं उसके हवाले से बातचीत वहाँ पे होगी, और ग्वादर की मज़ीद जो उसको ऑपरेशनल करना है ऑन कमर्शियल बेसिस पे, उस पर बातचीत होगी। तो ये बात है। और मैं आपको एक और मज़े की बात बता देता हूँ, को जो रीजनल जो ट्रेन चलनी है ना, जिसका अभी हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर ख़ारजा सागदार साहब ने विजिट किया था हाल ही में काबुल में, और वहाँ पे उज़्बेकिस्तान के भी रेलिवेंट मिनिस्टर आए थे। तो वहाँ पे एक फ्रेमवर्क जो है वो साइन हुआ था फिजिबिलिटी के हवाले से, कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान की जो ट्रेन बनानी है, चलनी है, जो ट्रैक बिछाना है, उसको फाइनेंस करने जा रहा है चाइना। अच्छा, पूरे प्रोजेक्ट को जी? उस प्रोजेक्ट से चाइना जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को हिट करेंगी उसकी गुड्स। ओके। अब आप देख रहे हैं ना आप, यानी कि ये जो डिप्लोमेसी जो चल रही है, ये तो अब वही जो ना वो पाकिस्तान CPEC और उसके साथ साथ जो वन बेल्ट वन रोड का एक विजन है, उसकी रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। और उधर से चाइना का जो कोऑपरेशन है वो चाहबार पोर्ट को भी यूज करना चाह रहा है, और वो वहाँ पे ईरान के साथ बड़ा जबरदस्त उसका कोऑपरेशन बढ़ रहा है। लेकिन भट्टी साहब, मैं जिक्र एक और भी करना चाहूँगा, वो जिक्र बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो जंग हुई है इंडिया के साथ, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई थी कि हमारा जो मिसाइल सिस्टम था, जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, उसको हम अब अपग्रेड कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है। लेकिन जो HQ-9 था ना, उसको हम अपग्रेड भी करना चाहते हैं, साथ साथ हम नया जो है HQ-19 वो भी लेना चाहते हैं। उसकी जो है ना एक्चुअली वो है एट पार विद द थर्ड जो था ना अमेरिकन मिसाइल सिस्टम है, जो कि इजराइल भी इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, डिफेंस सिस्टम। तो वो सिस्टम जो है ना, उसकी भी बातचीत शायद इस में यानी इस विजिट में हो। इसके अलावा जो हमारा सुपरसोनिक जो है, हमारे जो स्टेलथ जो यानी कि जेट फाइटर्स हैं, हम उनके लिए भी बात करेंगे इसमें, जिसको हम कहते हैं J-35A। तो उस पर भी बातचीत होगी। तो जाहिर है ये हमारा डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से भी बात होगी वहाँ पे, और तजारत के हवाले से भी होगी। और हाल ही में पिछले 2 दिन में एक SIFC के दफ्तर में एक इंटरमिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, जिसकी सदारत जो थी पुराने कमीशन के जो मिनिस्टर हैं इकबाल साहब, उन्होंने की। और वहाँ पे जो दूसरे मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर्स थे वो गए हैं। वो कॉमर्स मिनिस्टर थे, वहाँ पे पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, और पावर मिनिस्टर्स थे, BIO को जो डील कर रहे हैं वो मिनिस्टर्स थे वहाँ पे। तो इस सारे जो थे ना रेलिवेंट
तो उन्होंने भी अपना जो वर्किंग है वो कंप्लीट की है, क्योंकि वहाँ पे JCC की भी मीटिंग होनी है। ओके। तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट, ये कहने का मतलब ये है कि ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है ना ये विजिट है हर लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारा विजिट है, उसके जब डिविडेंड्स आना शुरू होंगे, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे B2B बेसिस पे चलेंगे, सबसे अच्छी बात ये है कि जो हम सरकारी हमारी कंपनी सरकारी इदारे घुस जाते थे कारोबार करने के अंदर, वो नहीं कर रहे हैं। जो वक्त के तकाजे थे दुनिया के अंदर, जो तक बिजनेस करने के मॉडल्स हैं B2 बेसिस के ऊपर, उसको गवर्नमेंट ने भी अंडरस्टैंड किया है और उस पैटर्न के ऊपर चीजें होंगी जो कि मेरे ख्याल में बड़ी रियलिस्टिक और सस्टेनेबल मॉडल होगा। बिल्कुल 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 सही। तो खान साहब आगे बढ़ते हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज कबीना कमेटी पर तवानाई का इजलास हुआ और बड़ी एक डेवलपमेंट सामने आई पावर सेक्टर के हवाले से। वो आपने स्टोरी ब्रेक की थी जी, एक्सक्लूसिवली उसका एक क्रेडिट है, हमने अपने व्यूअर्स के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर की। असल में जब ये मीटिंग गुज़िश्ता फ्राइडे को शेड्यूल थी, इसका प्रॉपर इसका एजेंडा भी जारी हुआ, प्राइम मिनिस्टर में इसको चेयर करते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा था, इसकी अहमियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आपके पूरे पावर सेक्टर को और पाकिस्तान की जो बिजली की मार्केट है उसको ना, ये आप उसको डाइवर्सिफाई कहें, उसके अंदर एक इनोवेशन लेके आ रही है। और ये पूरा हमारा एक फरसूदा निज़ाम एक सालों से चल रहा है ना, एक उम्मीद की किरण है कि ये मॉडल उसको जो है ना एक बेहतरी लाने के अंदर कामयाब हो पाएगा। तो आपने भी गुज़श्ता रोज़ इसको दोबारा बहुत क्लीनली देखा, इसको कवर किया। जिसकी बुनियादी इसके फीचर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है इसके पहले इन्होंने जो इसमो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केटिंग ऑपरेटर का एक कंसेप्ट है, मॉडल है, वो इन प्लेस है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी पहले हुए हैं और उसके तहत इन्होंने फिर नेपरा से पूरी इसकी अप्रूवल हुई। इसके साथ इसके बिलिंग चार्जेस डिटरमिन हुए हैं कि गालबन 12 रुपये 55 पैसे इसके बिलिंग चार्जेस होंगे। और उसके बाद बिडिंग होगी, मिनिमम उसका जो क्वांटम है वो 1 मेगावाट होना चाहिए। और इनिशियली जो है वो कैबिनेट ने जिसको अब रेटिफाई करेगी फेडरल कैबिनेट, तो इस मॉडल के तहत 800 मेगावाट का एक 5 साल के लिए किया गया। तो आप क्या देखते हैं कि जो इतना बड़ा एक स्टेप लिया गया है, जो हमारा गर्शी कर्जा है, महंगी बिजली का मामला है, एंड यूज़र को बहुत सी शिकायत हैं, फिर जो प्रोड्यूसर है उसको पेमेंट्स की बहुत सी शिकायत हैं, तो जो मेजर चैलेंजेस से उनसे निपटने के लिए ये मॉडल किस हद तक हेल्पफुल साबित होगा? देखिए, ये सारी दुनिया में जो मार्केट है ये ओपन होती चली जा रही है और पूरी दुनिया में जो है ना, बल्कि पावर जो है वो खरीदी जाती है थ्रू ऑक्शंस, थ्रू बिडिंग। और ये जो है ना उसमें गवर्नमेंट का रोल ख़त्म होता जा रहा है तो पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से हम सिंगल बायर है। गवर्नमेंट खरीदती है, गवर्नमेंट ही बेचती है और गवर्नमेंट का ही जो है ना वो तकरीबन 95% उसी का शेयर है। जो भी रिलेटेड सेक्टर्स हैं, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्कोस तमाम गवर्नमेंट के हवाले हैं, जेनकोस भी ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट की अपनी है और हाइड्रो जनरेशन भी उनकी ज़्यादातर अपनी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी गवर्नमेंट के हैं और भी बेशुमार जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी गवर्नमेंट के हैं। तो गवर्नमेंट की हजबनी है। तो अब ये सवाल है कि कुछ जब हमने IPPs के साथ उनके साथ मुआहदे किए हैं और कुछ जो है वो उनके मुआहदे कईयों के ख़त्म हो चुके हुए हैं, अब वो आइडल पड़े हुए हैं। और जो हमने मुआहदे उनके साथ किए थे यानी इस वादे के साथ किए थे कि हम जो है फ्री मार्केट जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं किसी भी बायर को। बल्क बायर से मुराद ये है कि वो लोग यानी होस्टिंग सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं, उसमें बहुत बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं वो भी खरीद सकते हैं, फैक्ट्रीज कारखाने ले सकते हैं उनके साथ। आपस में बायलैटरल जो ट्रेड जो टैरिफ है वो आपस में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नेपरा है वो जो है ना व्हीलिंग चार्जेस को डिटरमिन किया करेगा। लेकिन ये है कि इस जो CCO की जो मीटिंग है, इसने एक जो टैरिफ वो बताया है व्हीलिंग चार्जेस का है, वो उसमें ये भी है कि जो स्टैंडर्ड जो कास्ट है ना वो भी शामिल होगी। आज स्टैंडर्ड कास्ट क्या है? स्टैंडर्ड कास्ट ये है जो आइडियल कैपेसिटी पड़ी हुई है वो उसके बीच में डालेंगे। ये तो बड़ी ज्यादती है। मैंने भी इसको कुछ पढ़ा डॉक्यूमेंट, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ना आपने ना कहते ना उसके अंदर ना आपने एक रखना डाल दिया ना, यानी कि इस फ्री जो मार्केट होगी पावर की उसको आप फेल करने जा रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे जो दूसरे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनकी बड़ी राय जो है इसके खिलाफ है।
और वो चाहते हैं कि ये जो है ना इसको कम होना चाहिए जो व्हीलिंग चार्जेस हैं, और उसमें स्टैंडर्ड कास्ट ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी UOSC में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है। ठीक है ना, यानी कि जो हम कह सकते हैं ना कि जो यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस इसमें ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है, ये जो कैपेसिटी है हमारी स्टैंडर्ड कास्ट है, तो फिर आप इसमें से क्यों लेना जा रहे हैं बल्क कंज्यूमर से? तो ये क्वेश्चन है। बहरहाल ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो है ना ये इस पे काफ़ी चार्ज्ड हैं और काफ़ी जो है ना अपना मैं देख रहा था कि काफ़ी वो अपना जो है ना व्यू पॉइंट जो है ना वो बड़े गुस्से में दे रहे हैं। लेकिन एनी हो एक जो है ना एक प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हुआ है। लेकिन दूसरा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने वो समरी पढ़ी, समरी में प्लानिंग कमीशन ने और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो है ना वो राय दी है अपनी। प्लानिंग कमीशन कहता है कि ये जो आपने ये जो स्टैंडर्ड कास्ट है इसको ख़त्म करें। ठीक है ना, ये अनफेयर है। इससे क्या होगा कि जो दूसरे सरकारी जो जैनकोस हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है ना, सरकारी जो यानी कि जो पावर हाउसेस हैं उनको एडवांटेज मिलेगा, स्टैंडर्ड कास्ट को ख़त्म करें, ये कहा है प्लानिंग कमीशन ने। और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये जो 800 मेगावाट का बार लगाया 5 साल का, ये इसको भी ख़त्म करें आप। इससे लिबरलाइजेशन में इम्पैक्ट आएगा, जो मार्केट को आप लिबरलाइज कर रहे हैं ना, इम्पैक्ट आएगा, इसको भी ख़त्म करें ये बार जो है। और होगा क्या कि इस साल जो है ये जो जा रहा है 7 सितंबर से जब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तो पहले साल में 200 मेगावाट होगा, फिर अगले साल 150, फिर अगले साल 150, फिर अगले साल 150 और 500 यानी 800 मेगावाट जो है ना 5 सालों में आपने ट्रेड करने हैं। तो वो स्टेजेस में ट्रेड करने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये जो है ना अभी काफ़ी चीज़ें जो है ना वजाहत तलब है। और इसमें मेरे ख्याल में जब नेपरा में जब ये चीज़ें जाएंगी तो उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं जो इंटरवीनर के तौर पे आएंगे तो उसको मजीद डिस्कस करेंगे। चलिए एटलीस्ट एक वे फॉरवर्ड जरूर मिला है। जी जी, एक और 1 स्टेप और आगे चीज़ें आ गई हैं। तो अब सिस्टम इन प्लेस होगा, ऑब्जर्वेशन आएगी, मसाइल आएंगे, तो चलिए उनको तो कर सकते हैं कि उसको कोई बेहतर करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड कास्ट के ऊपर मेरा अपना भी बड़ा एक व्यू पॉइंट था। मेरा व्यू था कि इस स्टेज के ऊपर ये इनको ऐड नहीं करनी चाहिए अगर आप इस मॉडल को इमीडिएटली अट्रैक्टिव बनाना था। बिल्कुल, तो ये बड़ा एक इसके ऊपर एक अच्छा बटी साहब, मुझे आप ये बताएं कि जो पॉलिटिकल जो हमारा इस वक्त आउटलुक चल रही है पाकिस्तान की बड़ी कंफ्यूजिंग है, और 5 अगस्त भी नज़दीक आ रहा है। ऊपर से वो जो सलमान, जो इमरान खान साहब के जो बेटे हैं सलमान और कासम, वो भी मेरे ख्याल में नाकाम लौटे हैं USA से, तो उन्होंने भी यहाँ पे आना था। और उनका क्या स्टेटस है, आपको अंदर की क्या खबर है आपके पास? और अली मीन गंडापुर क्या करने जा रहे हैं? और वो इस वक्त वो क्या ज़रूरत पड़ी है जबकि हमारा मुल्क जो है ना एट वार है विद द मिलिटेंट्स इन बोथ इन KPK, और वहाँ से हमारा बलूचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के साथ हमारा टाकरा है। तो इन हालात में पाकिस्तान जो है थोड़ा बहुत, जब भी हम चाइना का विजिट हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है या चाइनीज़ प्रेसिडेंट का यहाँ पे शेड्यूल विजिट होता है, तो उस वक्त इस किस्म की क्यों बातें होती हैं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको बहुत से मौके मिले कि वो अपने तनाज़ात को हल कर सकते थे, वो मौके उन्होंने हाथों से गंवा दिए और उसके बाद अब बुखलाहट का शिकार हैं। इस वजह से कि उनको दोबारा कुछ समझते हैं उनके अंदर कुछ लोग कि अगर हमने बानी PTI को जो रिहा करवाने की डेडलाइन मुकर्रर की हुई है, ये उसी सूरत में इसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता 9 मई जैसा सीन दोबारा क्रिएट हो जाए। सही। खुदा न खास्ता 26 नवंबर जैसा हम दोबारा प्रेशर बिल्ड कर लें। लेकिन वो इस बात को नहीं सोचते कि 9 मई हो या 26 नवंबर हो, उसके अंदर आम कारकुन, आम लोगों के जो बच्चे थे वो इससे कितने मुतासर हुए। ये गलत रास्ता था, ये सियासी जद्दोजहद का रास्ता नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर अपना जो सियासी अपनी जो स्ट्रेटजी थी, सियासी कैरियर है, वो दाव पे लगा चुके हैं। बिलखसूस अली मीन गंडापुर साहब, जब उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक तो एहतजाजी तहरीक 12 जुलाई से जारी है और 5 को उसको एक पीक आना है, उसने मोमेंटम पकड़ना है। और 90 दिन के अंदर वो समझते हैं कि बानी PTI अडयाला जेल से बाहर होंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, अडयाला जेल के दरवाजे लर्ज उठेंगी पर 5 अगस्त के उस एहतजाजी जलसे से। लेकिन वो इस बात को मद्देनजर नहीं रखते कि अगर ऐसा नहीं होता तो जिसकी वो कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर वो कहते हैं कि मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। अगर कि छोड़ेंगे नहीं, जितना कुछ उनको अट्रैक्शन नजर आई है, जितना कुछ वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो
इस शोबे को छोड़ने लगे हैं। वज़ीर आला भले ना रहे, लेकिन सियासत से किनारा कशी नशा फिर भी इख्तियार ना करें। लेकिन अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात इंतहाई ख़राब हैं, फिर हिंदुस्तान खवारिज के लोग वहाँ पर मिलकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमारे मासूम शहरियों के ऊपर, हमारे आम इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्रिटिकल हालात हैं। अब उन्होंने क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, सिचुएशन और क्रिटिकल है। उस मौके के ऊपर इन्होंने अचानक आपने देखा होगा कि पीटीआई के जो ऑफिशियल डिफरेंट इनके जो एक्स के अकाउंट है उनसे और इनकी टॉप लीडरशिप से अगेन पाक फौज के मुखालिफ सख्त किस्म के बयान आना शुरू हो गए। ऐसे ही और बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि अली मीन गंडापुर साहब ने यह मुतालबा कर दिया कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो फौज का अरेंजमेंट था उसको वो भी खत्म हो और बस यहाँ से वो जो उनके इलाकों में अमन मान के क्याम के लिए फौज मौजूद है, जो बुलाई हुई है, बस वो भी वापस चली जाए। हमने भी जानने की कोशिश की कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। पाक फौज की सरहदों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, वो अभी भी कर रहे हैं, दोबारा भी वहां चले जाएंगे, लेकिन तो ऑलरेडी वहां पे है। लेकिन अगर वो इन केपीके के जहाँ जिन इलाकों के अंदर सोरिश है, जहाँ इंसर्जेंसी है, जहाँ पे फिर हिंदुस्तान के लोग मौजूद हैं, अगर उनको खत्म करने के लिए चली जाती है तो अली बिन गंडापुर साहब से सवाल है कि जिनके 545 सीटीडी के एहलकार हैं, क्या वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे? आप खुद उन सीटीडी एहलकारों के साथ अपने इलाके में जा नहीं सकते। मगरिब के बाद वहाँ पे तावान देते हैं जी, तावान देते हैं, जो वहाँ पे जो फितरतुल ख्वारिज है उनको ये तावान देते हैं जी। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल के अंदर आप यह समझते हैं कि फौज यहाँ से चली जाए तो फिर अवाम का इनको अंदाजा नहीं है, खुद तो इनके लिए कोई मसला नहीं, आराम से लाहौर से शिफ्ट हो जाएंगे, बनी गाला चले जाएंगे, कहीं आगे पीछे आराम से जाके बैठ जाएंगे। वो तो चलिए बात की बात है। पहले तो बात तो ये कि जो इनको हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको पॉलिटिकल बहुत बड़ा थ्रेट फील हो रहा है 5 अगस्त की नाकामी से। क्योंकि ये ना ये 26 नवंबर जैसा तरीके से लोगों को बाहर निकाल सकते, ना ये 9 मई जैसा दोबारा ख्वाजा से उन्हें कहा है कि आप भूल जाएं कि हम दोबारा आपको ऐसा कोई मौका करने देंगे। सही। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके सफ़ों के अंदर परेशानी है, कमिंग डेज में GHQ हमला केस का फैसला भी आने वाला है, जिसके अंदर सजाएं होना बाकी हैं। तो इनको बहुत सी 9 मई के केसेस का फैसला आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये समझते हैं कि आगे बड़ी क्रिटिकल है सिचुएशन। 5 अगस्त को जो इनका प्लान था, मोमेंटम इनकी तहरीक पकड़ते दिखाई नहीं दे रही। कासिम सुलेमान ला के लोगों को चार्ज करने का प्लान नाकाम हो चुका है। वो तो वैसे डर गया ना, मुझे था, हमने कहा था जमाइमा और उनके बच्चों इन हालात के अंदर बाहर बैठ के बात करना आसान है। गोल्डस्मिथ फैमिली जो है जी, गोल्डस्मिथ आए ना जी, जो के बानी है इजराइल मुल्क के बानियों में से वो एक बानी है, उनके वो बच्चे हैं बेसिकली। तो जब वो विजिट करने गए थे वहां पे अमेरिका में, तो मैंने कहा था ये कासिम जो है ये इमरान के बेटे के तौर पर नहीं जा रहा, ये कासिम जो है ना गोल्डस्मिथ, कासिम गोल्ड, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो अब आप कह सकते हैं इनको भी कि कासिम नियाजी गोल्डस्मिथ। ओके, तो ये गए थे, ये वहां पे गए थे, वहां पे गए, बड़ी कोशिश करके आए। रिचर्ड गर्नेल ने से कहा कि भाई फेस करो, बहुत दुनिया भर के अंदर बहुत से सियासी कह दिए। उसके बाद जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपने बयान बनाया था कि अमेरिका की एब्सोल्युटली नॉट, अब उनके बेटों ने वहां इंटरव्यूज में कहा है कि हमें सिर्फ एक जगह से उम्मीद है और वो है अमेरिका। वो चैप्टर वहां क्लोज हो गया, यहाँ पे आए नहीं। गरीबों के बच्चों को कहा है कि आप 5 अगस्त को बाहर निकलें, आप गिरफ्तारियां दें, आप अदालतों का सामना करें, आप सजाओं का सामना करें, हमने लीडर को रिहा कराना। वो इसलिए उनको उम्मीद है भट्टी साहब, उम्मीद क्यों है उनको? उम्मीद इसलिए है कि वो वहाँ पे जोश लाबी बहुत स्ट्रांग है, वो अमेरिका से नहीं है, वहाँ पे जो जोश लाबी है उनसे उनको उम्मीद है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो जो इजराइल को जो बनाया है, जो मार्ज़े वजूद में आया है, उसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का बहुत बड़ा अहम रोल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अली बिन गंडापुर साहब फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाक फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपना सियासी जो उनकी नाकामियां हैं वो इस सियासी शहादत के जरिए से छुपाने की कोशिश करेंगे, ताकि कल अवाम के अंदर जाके हम सेल कर सकें। कल को हम यहाँ से फारिग हो जाते हैं, हम कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, तो सियासी तौर पर शहीद हो जाए और फिर उसी के ऊपर मजीद आगे सियासत करते रहें। तो इनको ना किसी ने सियासी शहीद होने देना है, ना इनकी अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की हिकमत अमली कामयाब होगी। 5 अगस्त भी कामयाब नहीं होना, इनको नाकामी की सूरत सामने करना पड़ेगा। इनके पास 2 ही रास्ते हैं, अदालतों में जाके केसेस का फैसला करें और सियासतदानों के साथ बैठ के बातचीत करें, ताकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जो आपने करना था, जो वहाँ पे आप करप्शन की नई से नई तरीके रकम कर रहे हैं, उनका वहाँ पे रोकथाम करें।
KP की आवाम को हकीकी मानों में डिलीवरी दें, उनकी खिदमत करें और मुल्क का जो एक सियासी और समाजी ढांचा है जिसको आपने बुरी तरह से डैमेज किया, उसको दोबारा से बेहतर बनाने के अंदर अपना किरदार अदा करें पॉजिटिवली। यही आपके पास रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा शो। हमारे शो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे खालिद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।